नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दीपावली है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत पावन त्यौहार। आप सब मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में आएँ, वास करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए और आप सब लोगों का जीवन खुशहाल हो। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी से परस्पर विरोधी खबरें निकल रही हैं, संकेत निकल रहे हैं। उनसे ये इस एक चीज़ तो लग रहा है कि पार्टी दिग्भ्रमित है। एक राय नहीं है पार्टी में मुद्दों को लेकर, और चुनाव में क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, इसको लेकर पार्टी में एक धड़ा है। अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं, उनसे अगर आप बात करें तो लगेगा कि उनकी सरकार बस आने ही वाली है। और अखिलेश यादव के अपने बयान देखें तो उन्होंने भाजपा को एक तरह से चैलेंज किया कि आप पता कर लीजिए कि कितने अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, और जब सरकार बदलने वाली होती है तो अधिकारियों का यही व्यवहार होता है। वो जो विरोधी पार्टी है, जो सत्ता में आने वाली है, उसके नेता से बात करने लगते हैं। अब अधिकारी ही अगर ये प्रेडिक्ट कर सकते, ये बता सकते कि चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो फिर किसी सेफोलॉजिस्ट की, जो चुनाव अभियान चलाने वालों की, रणनीतिकारों की, चुनाव प्रबंधन करने वालों की, किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी बता देती। और इतिहास गवाह है कि जब जब ब्यूरोक्रेसी के भरोसे कोई नेता रहा है, तब तक धोखा खाया है। इसका चलन जो है शुरू किया था इंदिरा गांधी ने, जब प्रधानमंत्री थी, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक फैसले करने की, और उन्होंने 1977 में इमरजेंसी हटाने और चुनाव कराने का फैसला आईबी की ही रिपोर्ट पर किया था। और आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव हो जाए तो वो बड़े बहुमत से जीत रही थी। उन्होंने चुनाव करा लिया और नतीजा क्या हुआ आप सबको मालूम है। तो इसलिए अलग अलग आप सभी चुनाव से पहले किसी भी सत्तारूढ़ दल के नेता से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, सब आपको आईबी की रिपोर्ट या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला देंगे। ये रिपोर्ट कुछ लोगों से बातचीत पर आधारित होती है, जिनमें ज़्यादातर पत्रकार होते हैं, और इन रिपोर्ट्स पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उनको भी मालूम है कि जब तक रिपोर्ट आएगी, गलत साबित होगी, तब तक जो है स्थिति बदल चुकी होगी। इसलिए अधिकारियों के कहने पर इस तरह का माहौल बनाना या इस तरह का बयान देना, ये थोड़ा जो है अव्यवहारिक सा लगता है, राजनीतिक रूप से इमेच्योरिटी का जो है संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव दूसरी बातें बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, उससे लगता है कि अंदर से वो सशंकित हैं, डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर बोलते हुए जब उन्होंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वो जिन्ना का नाम अनायास नहीं आया है। ऐसा नहीं कि गलती से उन्होंने ले लिया, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नाम लिया गया था। और अखिलेश यादव का ये नाम लेना, इसका मतलब एक संदेश मुसलमानों के लिए था। ये जो गलतफहमी होती है बहुत से अपने को सेकुलर कहने वाले नेताओं को, कि जिन्ना से नज़दीकी दिखाने, जिन्ना की प्रशंसा करने, जिन्ना का जिक्र करने से हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाता है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सच है कि गलत है। जिन्ना के नाम से मुसलमान खुश होता है कि नहीं होता है। जिस पाकिस्तान को उन्होंने बनवाया, जिस पाकिस्तान में उन्हें एक समय कायदे आज़म कहा गया, वहीं उसी पाकिस्तान में आज उनको काफिर आज़म कहा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में तो नहीं उनको कोई याद करता, लेकिन हिंदुस्तान में याद करने वाले हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देश के बंटवारे की नींव उत्तर प्रदेश में रखी गई, और देश के बंटवारे के समर्थन में जो लोग थे, मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव के, जिन्ना के इस प्रस्ताव के, वो सब लोग जो उत्तर भारत में हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान में वो लोग रह गए, वो लोग गए यहाँ से, जो वहाँ थे वहाँ रह गए, जो यहाँ से गए उनमें से ज़्यादातर लोग
थे जो अलग पाकिस्तान देश की मांग के समर्थन में नहीं थे। तो इसलिए ये धारणा अगर बनी हुई है कुछ सेकुलर नेताओं में कि अगर मुसलमानों का वोट लेना हो तो जिन्ना की प्रशंसा करो। अब ये बड़ी अजीब बात है। इस देश में मौलाना आज़ाद भी हुए, अब्दुल कलाम आज़ाद भी हुए, तमाम मुस्लिम नेता भी हुए, और नेहरू, गांधी, पटेल, तमाम नेताओं के नाम ले सकते हैं जिनको सेकुलर माना जाता है, जो मुस्लिम विरोधी तो कम से कम नहीं कहे जा सकते। उनका नाम नहीं लेते, जिन्ना का नाम लेते हैं। तो ये जो एक मानसिकता है मेरी नज़र में एक बीमारी है, और इस बीमारी का शिकार, ताज़ा शिकार सबसे जो है वो अखिलेश यादव हुए। और उन्होंने नाम लिया, और बाद में अगर ये कह दिया होता कि भाई ऐसे ही जिक्र किया, मैं असावधानीवश हो गया, या कोई भी उसका स्पष्टीकरण देते तो समझ में आता कि शायद गलती से हुआ हो। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी ये साबित करने में लगी है कि जिन्ना बहुत बड़े आज़ादी के आंदोलन के सिपाही थे, नेता थे, और उनका आज़ादी में योगदान गांधी, पटेल, नेहरू से कुछ कम नहीं है। अब याद कीजिए, जिन्ना वही हैं जिन्होंने दो देश बनाने का, धर्म के आधार पर देश को बांटने का नारा दिया था। जिन्ना वही हैं जिन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी पश्चिम बंगाल में। उस समय बंगाल था, पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था। बंगाल में उस समय हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, ये जिन्ना की कॉल पर हुआ था। और जिन्ना वही हैं जिन्होंने कहा था कि या तो उन्हें विभाजित भारत चाहिए या बर्बाद भारत चाहिए। उन जिन्ना का अगर समर्थन करते हैं अखिलेश यादव, तो इससे आपको पता चलता है कि वोट के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम वोट के लिए, कहाँ तक ये अपने को सेकुलर कहने वाली पार्टियां जा सकती हैं। अब जैसे ही इसका जिक्र होता है तुरंत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बाकी सभी दलों के नेता वो इस बात पर कूद पड़ते हैं कि भाई आखिर भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी तो जिन्ना की मज़ार पर गए थे। बिल्कुल गए थे। और वो ये भी कहते हैं कि जिन्ना के समर्थन में उनको सेकुलर बताते हुए जसवंत सिंह ने, भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने किताब लिखी थी। ये भी बात सही है, लेकिन उसके बाद की बात वो भूल जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर भाजपा की स्थापना से इस पार्टी को बनाने, बढ़ाने, आज जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिस व्यक्ति का था, वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चला गया है। जिन्ना की मज़ार से लौटने के बाद, पाकिस्तान से लौटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने पूरे इतिहास में, और मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने कभी किया होगा, कम से कम पिछले 70-75 सालों में, कि अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ पार्लियामेंट्री बोर्ड में निंदा प्रस्ताव पास हो। ये हुआ जसवंत सिंह, उन्होंने किताब लिखी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में थे, इसके बावजूद। तो ये पक्ष भूल जाते हैं, इसका जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो मज़ार पर गए थे आडवाणी, और जसवंत सिंह ने किताब लिखी थी, केवल इतने का जिक्र करते हैं। तो बात ये है कि अब मैं जो शुरू में बात कह रहा था कि सशंकित लगते हैं, उसका कारण ये है, अखिलेश यादव को डर ये है, उनकी आशंका ये है, उनकी चिंता ये है कि किसी भी तरह मुस्लिम वोट मटने न पाए। उसके लिए जहाँ तक जाना हो जाओ, जो बोलना हो बोलो। तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जो बदनाम नेता, मुस्लिम नेता बसपा में थे, वहाँ से निकाले गए, उन सब का स्वागत हो रहा है समाजवादी पार्टी में। और शायद ये कम नहीं था कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल गए, और निकल के साफ कहा भी कि चुनाव लड़ाने पर बात हुई कि चुनाव लड़ें मुख्तार अंसारी। तो किसके टिकट पे लड़ेंगे? उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, उनको भी टिकट तो देना था समाजवादी पार्टी को। तो ये ओम प्रकाश राजभर से जो गठबंधन हुआ है, उसका एक मकसद ये है। क्यों, आप कह सकते हैं किसी और पार्टी से भी और कई छोटे दल हैं जिनके साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का,
उनके टिकट, उनके सिंबल पर टिकट पर उनके उम्मीदवार बना सकते थे। ओम प्रकाश राजभर की ही क्यों ज़रूरत थी? इसलिए कि 19-20 साल से पिछले ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी का संबंध है। मुख्तार अंसारी के जरिए ही ओम प्रकाश राजभर की राजनीति, रोजी रोटी सब चलती है। तो उनके फाइनेंसर हैं ओम प्रकाश राजभर के मुख्तार अंसारी, उनके मददगार हैं। इसलिए अखिलेश यादव को मालूम था कि ओम प्रकाश राजभर के जरिए बात होगी तो वो बात कहीं टूटेगी नहीं और वो बात पुख्ता होगी, और इसके लिए मुख्तार अंसारी को मनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो होगा कि नहीं, उनको ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट मिलेगा कि नहीं, या सपा से ही मिल जाएगा, कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे जैसे ये बेचैनी बढ़ेगी अखिलेश यादव की कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। जिन्ना के बयान पर उनकी आलोचना किसने की? बीजेपी को छोड़ दीजिए, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उनकी आलोचना की असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि जरा अखिलेश यादव पहले इतिहास पढ़ लें। उन्होंने कहा कि हम जिन्ना का समर्थन नहीं करते, हम जिन्नावादी नहीं हैं। तो अब आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम जिन्नावादी नहीं हैं, हम जिन्ना का समर्थन नहीं करते, लेकिन अखिलेश यादव करते हैं। क्यों? क्योंकि ओवैसी को डर नहीं है मुस्लिम वोट कटने का। ओवैसी को तो जो मिलेगा ज़्यादातर मुस्लिम वोट ही मिलेगा। डर है अखिलेश यादव को, और कई डर हैं। जयंत चौधरी लखनऊ गए, लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो गई, ऐसा बताते हैं। काफ़ी देर तक दोनों में बातचीत हुई। अब इससे अखिलेश यादव को लगा कि ऐसा न हो कि जयंत चौधरी चले जाएं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो पूरा आधार है, जो पूरी योजना है, वो जाट और मुस्लिम वोटों पर टिकी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव वोट तो है नहीं। तो वहाँ अगर समाजवादी पार्टी को कामयाबी पानी है, उसे सीटें जीतनी है, तो ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन से ही हो सकता है। और जाट लेकर जयंत चौधरी आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पर तो जाट आने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर आई, अगले दिन अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि जयंत चौधरी की पार्टी से जो है आरएलडी से समझौता हो चुका है, सीटों पर बातचीत चल रही है और वो भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगी। जयंत चौधरी की ओर से ऐसा बयान नहीं आया। ये बात सही है कि दोनों में बातचीत चल रही है। ये बात सही है कि जयंत चौधरी 60 सीटें मांग रहे हैं। ये भी बात सही है कि अखिलेश यादव 25 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। और ये भी बात सही है कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। जयंत चौधरी को लग रहा है कि जो 2013 का दंगा था, जिसकी वजह से मुस्लिम जाट इक्वेशन जो समीकरण है वो टूटा था, वो इस बार जुड़ जाएगा। अब ये उनकी जो है खामख्याली भी हो सकती है और वास्तविकता भी हो सकती है। राजनीति के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते पूरे जो है अधिकार के साथ कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं ही होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या जाट मुस्लिम समीकरण एक बार फिर बनेगा? हालांकि अखिलेश यादव के एक काम से जयंत चौधरी के मन में थोड़ी शंका ज़रूर आई होगी, और वो है हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को समाजवादी पार्टी में कांग्रेस से शामिल कराने। पुराने जाट नेता हैं हरेंद्र मलिक, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से हैं। अब वो उनका उस तरह का आधार नहीं रहा, लेकिन एक जाट नेता को, बल्कि कहें 2 जाट नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर जयंत चौधरी पर दबाव बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो ये बात तो जयंत चौधरी को पसंद नहीं आएगी। लेकिन जयंत चौधरी अभी उनको लग रहा है कि सबसे अच्छा समय उनका यही है। उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ, देखिए उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। भारतीय जनता पार्टी उनको लेने के बारे में भी सोचेगी, क्योंकि एक बार उनके पिता अजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी आजमा चुकी है। 2002 में आपको याद होगा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अजीत सिंह की पार्टी के साथ समझौता किया था, चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से हारे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो जाट भाजपा के साथ थे वो भी खिलाफ हो गए। और परिवार की स्थिति ये है,
चौधरी चरण सिंह आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं, बल्कि जाटों का बड़ा वर्ग है जो उनको एक तरह से पूजता है, लेकिन उनके बच्चों के बारे में उस तरह की धारणा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2019 में चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों हारे, दोनों 2014 में भी हारे और जाट इलाकों से हारे। तो इसलिए जाटों का पूरा समर्थन जयंत चौधरी के साथ है, सारे जाट उनके साथ हैं ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ हैं, 14 में भी साथ थे, 17 में भी थे, 19 में भी थे। सवाल है कि इस बार भी क्या रहेंगे। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी कि जाट मुस्लिम समीकरण फिर से बन जाए। दोनों ओर से कोशिश होगी। एक तरफ से कोशिश होगी कि ये समीकरण बन जाए फिर से, एक तरफ से कोशिश होगी कि ये बनने ना पाए। अब किसकी रणनीति सफल होती है, कौन कामयाब होता है। लेकिन एक बात तो है कि अखिलेश यादव सशंकित है। उनको लग रहा है कि ये जो विपक्ष के वोटों का बंटवारा है, जिस तरह से कांग्रेस की अति सक्रियता दिख रही है, वो वोट आए चाहे ना आए, सीट आए ना आए कांग्रेस की, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। और इस परसेप्शन के धोखे में अगर वोट का और बंटवारा हो गया, ख़ास तौर से मुस्लिम वोट का, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए और नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव वोट सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूरे प्रदेश में है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ जाटव वोटों के साथ अगर मुस्लिम वोट मिलता है तो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। अब मायावती किस तरह के उम्मीदवार खड़े करती हैं, मान लीजिए कि अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करती हैं, तो क्या मुसलमान उनको वोट देगा या नहीं देगा, ये भी सवाल होगा। तो अभी पेच बड़ा उलझा हुआ है, बड़ा सीधा मामला कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की ये चिंता, ये डर अखिलेश यादव का, ये वास्तविक है। और ये डर नतीजे में किस तरह से परिलक्षित होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।